वेलकम टू एमिनेंट गाइड। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन 4 बातों पे बात किया था। अगर मैं कहूँ तो 5 बातें। मैंने एप्लीकेशन के बारे में भी कुछ बातें कही थी और मैंने बोला था कि एक और चीज़ है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। इससे पहले, उस चीज़ को बताने से पहले मैं ये बता दूँ श्रोडिंगर के बारे में। एडविन श्रोडिंगर, इनका ये फोटो विकिपीडिया से लिया गया है। अब है ये इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को बताने के बाद मैं वो लास्ट वाली बात जो एप्लीकेशन मैंने छोड़ दिया था उसको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को श्रोडिंगर इक्वेशन कहा गया क्योंकि ये इक्वेशन इन्होंने दिया था। इस इक्वेशन में हमें बहुत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस इक्वेशन में साई क्या है। बेसिक रूप से मैं बता दूं कि ये वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग, ये वाला पार्ट को हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं साई। ओके, उसके बाद हमारे पास ये, इसको साई पढ़ते हैं, पढ़ने में साई कहते हैं। और ये है क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन। मैं लिख दूं, दिस इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल कह सकते हैं अपन, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन ही मैं बोल रहा हूं क्योंकि बेसिक रूप से हम इलेक्ट्रॉन के साथ ही डील कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एक्स वाई जेड, ये क्या है, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल में पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 डायमेंशनल में पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपन ऐसा कह सकते हैं। और डी स्क्वायर, और ये डी क्या है, ये डिफरेंशियल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल सेकेंड डिग्री इक्वेशन शो करता है। तो बेसिक रूप से ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये डिफरेंशियल सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखा गया है, जिसको कि सॉल्व करने पर हमें 3 अलग अलग कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। वो कॉन्स्टेंट्स क्या है उसके बारे में अपन अभी इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले और ये जानेंगे कि और जो इसमें वेरिएबल्स हैं वो क्या है। तो पाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा। m मास ऑफ पार्टिकल, बेसिक रूप से इस केस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां लिख देता हूं m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, h स्क्वायर, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके बाद आ जाता है बात ई वी, ये दोनों क्या है, ई एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, वी पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। बेसिक रूप से ये नाम है जो कि हमें याद कर लेना है, ध्यान में रखना है। ये सब कोई पूछने वाला है नहीं। फिर भी मैं एक बार बता दूं, जब कभी हमारा मन होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो इस क्या नाम से पढ़े, कैसे पढ़े, इसके लिए मैं बता रहा हूं। एनर्जी ऑपरेटर, ओके। एंड इसके बाद है भी क्या है, तो भी के लिए मैं जरा स्पेस बना लूं। भी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ओके, तो इसमें जो भी वेरिएबल्स यूज किए गए थे उनके बारे में मैंने बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक और इक्वेशन जो कि नीचे में लिखा हुआ है उसके बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तो हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया। बेसिक रूप से ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में आप सोचेंगे किस तरह का क्यों लिखा गया है दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन क्यों लिखा गया है। तो मैं आपको इससे पहले एक एग्जाम्पल लेके बताना चाहूंगा कि इस इक्वेशन का क्या उद्देश्य रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं वो एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं जो लास्ट लेक्चर में मैंने छोड़ दिया था। वो एप्लीकेशन क्या था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में वो रोल प्ले करता है, जो कि मैं अभी आगे में जो इसका डिटेल बताने वाला हूं उसमें मैंने एक पॉइंट रखा है। ये पॉइंट मैं लिख दूंगा, बाद में लिखा हुआ है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो रोल प्ले करता है जो रोल F इक्वल टू एम ए क्लासिकल मैकेनिक्स में करता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है क्वांटम मैकेनिक्स में ये। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंस था, एप्लीकेशन था। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूंगा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को अपन डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरीके से दिखाते हैं, फोर्स को अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो बेसिक रूप से क्या है कि इस केस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाया गया था जो कि ये वाला से मैच कर रहा है, और ये इसका सिंपल फॉर्म है।
जहाँ की H क्या है। आप सोच रहे होंगे यार ये सिंपल फॉर्म है तो इसमें H क्या है, H नया टर्म आ गया। E के बारे में तो हमें मालूम है, E एनर्जी ऑपरेटर है, लेकिन H क्या है, तो H हैमिल्टन ऑपरेटर है। H इज नथिंग बट हैमिल्टन ऑपरेटर, हैमिल्टन ऑपरेटर, H इज हैमिल्टन ऑपरेटर। तो आप समझ गए होंगे, दोनों में सिग्निफिकेंस समझ गए। ये डिफरेंशियल फॉर्म है सेकेंड लॉ का, न्यूटन सेकेंड लॉ का, और ये नॉर्मल फॉर्म। इसी तरीके से ये डिफरेंशियल फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ये नॉर्मल फॉर्म है जहां की H हैमिल्टन ऑपरेटर है। इसके बाद है कि इस इक्वेशन के बारे में मैं कुछ और बताने वाला हूं, जो कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि जानना जरूरी है। सबसे पहली बात मैंने इसे लिख रखा है, It was named after Schrödinger. This equation was named after Schrödinger. Why? क्योंकि यार इन्होंने ये इक्वेशन दिया, और एक ऐसा इक्वेशन जो कि वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को ही डिस्क्राइब कर रहा था। हमारे पास डुअल नेचर जब सामने आ गया, डी ब्रॉगली ने जब ये डुअल नेचर प्रूव कर दिया तो कठिनाई आई, बोर मॉडल से चीजें प्रूफ नहीं हो रही थी, बोर मॉडल फेल कर जा रहा था, तो इन्होंने दिया, और ये बड़ी उपलब्धि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। फिजिक्स में इन्हें नोबेल प्राइज 1933 में दिया गया, जबकि इन्होंने अपना इक्वेशन 1926 में पब्लिश किया था, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था शायद। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीनों बातों में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही है, जो कि मैंने अभी एप्लीकेशन के टर्म पे बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स द एनालॉग ऑफ न्यूटन्स लॉ इज श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ क्वांटम सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो रोल प्ले करता है जो न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स में करता है। तो ये एक बहुत अच्छी और ये कह सकते हैं कि बहुत फेमस इक्वेशन होने वाली है आपके हायर स्टडीज में। हमें इस इक्वेशन को याद नहीं करना, पहली बात, रटना नहीं है। ये इक्वेशन कोई रटा हुआ डायरेक्ट नहीं पूछता। जेईई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, किस तरह का कोई भी इंजीनियरिंग या मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तो केवल ये बेस है आपको समझने के लिए कि ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पे 3 कांस्टेंट्स आएंगे। हाँ, मैं 3 कांस्टेंट के बारे में बताना भूल गया था। जब अपन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 कांस्टेंट्स आ जाते हैं, 3 कांस्टेंट्स अपीयर्ड। वो तीनों कांस्टेंट्स बेसिक रूप से क्वांटम नंबर्स होते हैं। जो तीनों कांस्टेंट्स, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, एजीमुथल देता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। ये 3 क्वांटम नंबर्स इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके आते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताने में बहुत ज्यादा, एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं अपन कि सब एटॉमिक पार्टिकल के कन्फिगरेशन को बताने में बहुत ज्यादा मदद कर रहा होता है। और उसके बाद हमारे पास एक शार्प आइडिया होता है कि हाँ, ये चीज इस तरीके से हो सकता है और इसमें कोई संदेह नहीं होता। तीसरी और जो लास्ट पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वो है साई के बारे में, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा साई क्या है, और साई स्क्वायर के बारे में, ऑर्बिटल का कंसेप्ट। ये सब चीज कुछ नई बातें जो कि हमें डायरेक्टली याद करनी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद अपन चीजों को नए चीजें सीखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बताऊंगा उससे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन उसको समझना जरूरी है आगे के पार्ट समझने के लिए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।